शिष्यगण, आप सभी का अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। कक्षा 8 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 9 में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस जहाँ में होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का थॉट आपके नाम है, चोट पे चोट करोगे, ज्ञान पे ज्ञान की पढ़ाई, अर्थात चोट पे चोट करोगे, हंसी जरूर आएगी। चोट पे चोट करोगे, हंसी जरूर आएगी, बस इसी तरह तेरी मंजिल करीब आएगी। तो आइए शिष्यगण, चोट पे चोट करते हैं इस ज्ञान की दुनिया में। आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द विचार, शब्द पर विचार करेंगे। ये व्याकरण का दूसरा अंग है। वर्ण पर हम लोग विचार कर चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह से ही शब्दों का निर्माण होता है। तो इस तरह हम शब्द पर विचार करेंगे। शब्द दो होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। आइए, एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों व्यक्तियों के समक्ष मुख से कुछ ध्वनि निकालकर संप्रेषित करता है, अर्थात बोलता है। इन्हीं ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। अर्थात आप समझ गए कि एक व्यक्ति अपने उस व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है, उस भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए शब्द का सहारा लेता है और शब्द सार्थक होना चाहिए। शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। जैसे दिया है नल, न प्लस ल, नल। तो नल में कितने वर्ण? देखने में तो 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 हैं, क्योंकि न, हलंत और अ की मात्रा। ल में भी अ की मात्रा लेंगे। पर फिर दिया चल, नल पर चल। तो जो ये हमने बोला नल पर चल, इसमें 1, 2, 3 शब्दों का हमने प्रयोग किया। नल पर चल, नल का मतलब जिसमें से पानी आता है, अब पर का मतलब वहां चलना है, उसके पास। चल का मतलब चलना है। तो इन शब्दों के प्रयोग से हम अपने अंदर के भाव को प्रकट किए। इस सामने वाले को हम नल के पास भेजना चाहते हैं। फिर है म धन आ धन त धन आ, माता। फिर दिया है का, फिर मंदिर, माता का मंदिर। ये देख रहे, माता का मंदिर, मतलब ये किसका मंदिर है? माता का मंदिर है। मतलब कोई पूछे किसका मंदिर है और सामने वाला अपने भावों को व्यक्त कर दिया और बोल दिया कि यह माता का मंदिर है। ठीक है, तो बोलने वाले के अंदर क्या भाव चल रहा है, क्या विचार है, इन शब्दों के प्रयोग से ही पता चलता है। जैसे देखिए, वह स्थान जहाँ देवी देवता निवास करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। ठीक है, अब आइए परिभाषा की तरफ चलते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली वह ध्वनि जिससे किसी अर्थ का बोध हो शब्द कहलाता है। नमस्ते। कोई भी शब्द 2 अक्षरों के मेल से ही बनता है। ठीक है, और वह ध्वनि होती है जिससे कोई अर्थ का बोध होता है, अर्थ का ज्ञान होता है। ठीक है, उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे हमने एक ऐसा शब्द बोला कमल, तो कमल का नाम लेते ही कमल का इमेज हमारे सामने आता है और सामने वाले के भी दिमाग में कमल का इमेज आता है। अब कमल हमने बोला तो कमल की जगह पर हाथी का इमेज नहीं आएगा। ठीक है, तो साधारण सी बात है, जिस शब्द का प्रयोग करने के तुरंत बाद अगर किसी चित्र का इमेज बन जाए, कोई चित्र सामने आ जाए, तो समझ जाइए वो सार्थक शब्द है। बशर्ते आपके पास शब्दकोश का भंडार होना चाहिए। चलिए, 2 या 2 से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह
ऐसा ध्वनि समूह जिसके मिलने से किसी भाव का बोध हो, उसी को हम कहेंगे सार्थक ध्वनि समूह। ऐसे ध्वनियों का समूह जिसका कोई न कोई अर्थ आए। इस प्रकार वर्णों के मेल से सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनकी जो इकाई होती है, छोटे छोटे वर्ण होते हैं, उन्हीं से शब्द बनता है जिसका अपना स्वतंत्र और सार्थक अर्थ होता है। स्वतंत्र कहीं भी यूज हो सकते हैं, और सार्थक का मतलब जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, जो निश्चित होता है। ठीक है, किसका उद्देश्य क्या है। शब्द के प्रकार, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक। सार्थक का मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ निकले, कोई इमेज आए। और निरर्थक का मतलब वह शब्द जिसका कोई इमेज ना आए। जैसे आपसे कहा जाए, अरे भाई पानी ओनी पिला दो, तो पानी तो सार्थक शब्द है, लेकिन उसके साथ ओनी क्या हो जाएगा, निरर्थक। ओनी का कोई अर्थ नहीं है, कोई इमेज नहीं है, लेकिन पानी नाम लेने मात्र से एक पानी का इमेज आ रहा है कि बहता हुआ लिक्विड, स्वच्छ निर्मल। मेरी बात समझ में आ रही। लेकिन कहीं कहीं निरर्थक शब्दों को भी बोलने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे खाना वाना खा लिए, पानी वानी पी लिए, तो खाना तो सही है, होना क्या है। सार्थक शब्द जिन शब्दों से सही अर्थ की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का मतलब सही अर्थ सामने प्रकट हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। जैसे दूध का नाम लेते ही एक सफेद लिक्विड आ गया, दही का नाम लेते ही ऐसा सफेद जो जमा हुआ है, रोटी का नाम लेते ही गोल गोल, ठीक है, घी का नाम लेते ही सामने इमेज आ गया घी का, पानी का नाम लेते ही, ठीक है। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। घर वर, घर तो ठीक है, लेकिन वर, घर वर, हालांकि वर का एक अर्थ होता है जिसे आप दुल्हा कहते हैं, लेकिन यहाँ घर वर बना कि नहीं, तो यहाँ घर वर में दुल्हा, घर दुल्हा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वर यहाँ निरर्थक है। पानी सानी, सानी निरर्थक है। रोटी सोटी, सोटी निरर्थक है। चाय साय, साय निरर्थक है। दूध उद, उद क्या निरर्थक। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, आइए शब्द के भेद के बारे में जानते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं, मतलब 4 रहस्य हैं शब्द के बारे में। उस भेद को जानना जरूरी है। जैसे कहा जाता, मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा। भेद का मतलब जो रहस्य है जो कोई नहीं जानता। तो शब्द के 4 रहस्य को यदि हम जान लिए तो समझ जाइए शब्द के बारे में शब्दों का प्रयोग करना हमें आसानी हो जाएगी। तो शब्द के भेद में जो पहला है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब पैदाइश, कहाँ से, किस शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से वो पैदा हुआ। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। रचना या बनावट, रचना या बनावट का मतलब कुछ शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द प्रयोग के आधार पर होते हैं और कुछ शब्द अर्थ के आधार पर। ऐसा नहीं कि सारे शब्द कहलाएंगे। वे शब्द कहलाते हैं जो अर्थ के आधार पर हमें निश्चित करते हैं। कुछ प्रयोग के आधार पर, कुछ बनावट के आधार पर और कुछ उत्पत्ति के आधार पर। तो इसके बाद आज हमें लग रहा है कि बस इतना ही, क्योंकि इसके आगे आपको बताना, बहुत ज़्यादा बताना भी सही नहीं है, क्योंकि उसे आप सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसलिए बस इतना ही। लेकिन आप आज का प्रश्न है, प्रश्न हम लास्ट में चलते हैं। प्रश्न हम क्या है आपको दे सकते हैं। प्रश्न पहला है, शब्द को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार बताइए। दूसरा है, शब्दों के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं। शब्दों के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं। जो मैं पढ़ाया उसी में इसका आंसर है। इतना आपको कॉपी फेयर कॉपी पे लिखना है और प्लस आपको उसकी फोटो कॉपी
खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करेंगे। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट अवश्य करें। कमेंट करना नहीं आता है तो अवश्य आप किसी से पूछ लीजिए। लिंक यूट्यूब पर आप जानते हैं, पीएम फाउंडेशन आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा हमारा। सब्सक्राइब आप करें, क्योंकि सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाने से जितनी भी वीडियो आएंगी हमारे यहाँ से सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।